कितनी और कुर्बानियां देनी पड़ेगी, एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा। इस गलतफहमी से इनको निकल जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। Troops of Pakistan have to leave the territory they occupy. Never said it is not possible. We have to find a solution by talking. They had offered chief ministership to Umar Farooq and others. I believe that they betrayed finally. I think the history of our relationship with the government of India has always been a betrayal. इतनी बड़ी पावर्स दिए थे टास्क फोर्स को और पुलिस को, उन्होंने Our great man, Mufti, the way he prosecuted and persecuted National Conference workers and got them eliminated through Hizbul Mujahideen. If Mufti had remained, he would have hanged even Farooq Abdullah. कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला हैं। जब भी ये मीडिया के सामने लबकुशाई करते हैं तो खबर बन जाती है, और आजकल जबकि बहुत सी ऑटोबायोग्राफी सामने आई हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ बीजेपी एलके आडवाणी की, तो उससे एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑटोनॉमी पर बैक ट्रैक नहीं करेंगे। आज हम पूछेंगे कुछ ऐसे तीखे सवालात डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से जिनके जवाब कश्मीरी अवाम जानना चाहती हैं कि दरूनी पर्दा और दरूनी खाना क्या पक रहा था, और आवाम के सामने कुछ ऐसी बातें नहीं आई हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। आज आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब, हम शुरू करेंगे एलके आडवाणी के कमेंट्स जो उन्होंने किताब में लिखे हैं अबाउट यू एंड अबाउट द ऑटोनॉमी कमेटी रिपोर्ट। आपने यहाँ तक कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या है आपके दिमाग में, क्या लगता है आपको कि क्या है नई दिल्ली के अज़ाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके ख़िलाफ़? नई दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, उन्हें ऑटोनॉमी या कश्मीर के लोगों की इज्जत की बहाली का जो मसला है, मैं समझता हूँ वो खटाई में इसको डालना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बंद नहीं होने वाले। हम ये कहते हैं, बार बार हमने उनसे कहा है, वो कांग्रेस की हुकूमत हो जब नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने हमें इस बात का वादा दिया था कि आज़ादी के बगैर हम आसमान, स्काई इज़ द लिमिट, आसमान से भी ऊपर जितने आसमान हैं वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे। हमने उनका आसमान भी देख लिया। वो क्या था? वो था कि वज़ीर आला को वज़ीर आज़म कहा जाएगा और गवर्नर को सदर रियासत कहा जाएगा। हमने वो नहीं माना। हमने कहा साहब ये गलत है। हमारी ऑटोनॉमी का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर बदलाएंगे। जो हुकूक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 370 में कश्मीरी अवाम को दिया था, और जब मैं कश्मीरी अवाम कहता हूँ मेरा मतलब है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को दिया था, जिन्हें इन्होंने इरोड किया है, उनको इन्हें बहाल करना पड़ेगा। ये बात हमने नरसिम्हा राव से उस वक्त भी कही जब वो बुरहानो फासो से स्टेटमेंट दे रहे थे। तो ये कांग्रेस का मेहरबानी कांग्रेस की थी। बीजेपी तशरीफ लाई, हमारा मसवदा तैयार हो गया, हमने इन्हें पास भेजा। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि जो 5 कॉपियाँ हमें इन्हें भेजी थी, होम मिनिस्टर हमसे कहते हैं कि वो हमें मिली नहीं। ये अल्लाह का करम है, मेरे पास वो कॉपियाँ थी, तो मैंने होम मिनिस्ट्री को, फॉरेन होम मिनिस्टर को भी वो कॉपी भेजी, और मैंने इनसे कहा कि ये है हमारा मसवदा ऑटोनॉमी का। फिर वज़ीर आज़म ने बुलाया, मैं बेंगलोर में था, और इनके मुखर्जी साहब जो थे, उनका जन्मदिन था, क्या था वहाँ पे कलकत्ता में, और उन्होंने मुझे याद किया और कहा कि साहब ये जो आपकी ऑटोनॉमी की रिपोर्ट है हम रिजेक्ट करने वाले हैं। मैंने कहा आपने पढ़ी ही नहीं तो रिजेक्ट क्या कर रहे हैं, या तो आप पढ़ी होती। क्योंकि मैंने सुना है कि कैबिनेट में जब आपने इसका डिस्कशन किया तो 4 ने में कहा कि साहब अभी हमने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कैसा लगेगा। मगर आपने उस प्रिंसिपल को जो बना रखा है कि बीजेपी का, कि हमने 370 को दफन करना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस दिन आप उसको दफन करेंगे तो जो एक पुल है जो जम्मू कश्मीर को
دہلی سے ہندوستان سے ملاتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. پھر آپ ذمہ دار ہوں گے جو یہاں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا وہاں پر, آپ کے پاس 2/3 میجارٹی تھی جب آپ نے مسودہ تیار کیا, وائی ڈidn't you pass it? Why? It was passed. It was. How did it come up then in the assembly? How did it come up in the assembly? All of them voted for it. But under the Constitution of India, nothing is accepted by them unless it is passed by the Parliament of India. We are bound by that clause in the Parliament of India. No such act will be accepted by India. We live in India. We don't live outside India. اور جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر مانگ رہے ہیں. ہم آزادی نہیں مانگتے, ہم پاکستان سے ملنا نہیں مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو حقوق ہمارے تمہاری پارلیمنٹ نے ہمیں دے رکھے ہیں ان کو بحال کرو. آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں, آپ کو لگتا ہے کہ نئی دلی مانیں گے ایسے؟ دیکھیے کتنی اور قربانیاں دینی پڑے گی, ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کشمیر میں کبھی امن نہیں آئے گا. اس غلط فہمی سے ان کو نکل جانا چاہیے, پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی, کہ جب تک کشمیر کے لوگوں کی عزت کو بحال نہیں کیا جائے گا وہ ایک ٹیمپرری امن آپ کو اوپر سے دکھے گا مگر دلوں میں کبھی بھی وہ امن نہیں آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بائی پارٹیسپیٹنگ ان الیکشنز یو کین ڈو اینی تھنگ فار گیٹنگ بیک دا ریسپیکٹ؟ At least by participating in election and forming a government, you can remove the misery of the people. You can give them better roads, better water supply schemes, better electricity. We started the power station which was closed by India for 20 years, Baglihar. Had Mufti Saab not stopped it for 15 months, probably Baglihar would have been in operation at this time. And if I had been in the government today, by the grace of God, Baglihar would have been 2 stages complete, giving us nearly 1,000 megawatts of power. And the other project that we are making, little below Ramban, Sawalkot, would have also been ready. First stage of Sawalkot would have been ready. Do you think that India is giving us in hydropower project our royalty which is due to us because of their Indus Water Treaty? Government of India has a normal thing for all states where they make power projects. They give you about 12% of that power free to the state, rest you have to buy. We have been demanding from them that for God's sake, for our waters where you are generating so much of power, transfer Salal to us, transfer Uri to us, and transfer the new project that has now taken 23 years, which was supposed to be ready in 5 years, in Kishtawar, to the state of Jammu and Kashmir. They have not done so. Do you still think that after you know that in 83 when Jagmohan came and your 12 MLAs formed the government, 84, they acted against a popular verdict. Then in 2002 when you were the... But they have always used 256. How do you believe today that electoral politics can help you? You know how they have used 256 recently in the Northeast? They have used so many times in Bengal, 256. Congress history is like that. Do you still believe that the public verdict of J&K is of any consequence for New Delhi? It is always of consequences. How do you believe? Well, obviously. Why not? It is always of consequences. How do you? Well, obviously. They had to revert back. What happened? In 84, what they did, they had to reverse that. In 86, after all the damage done. Today, the things have changed. They know without people, they will not be able to hold anything. What would be your future electoral alliance? Do you still want to hobnob with Congress or you will go alone? That's a wonderful question because we have not decided to align with anybody. We'll go to people on our own. Why do we need to have alliance? In Jammu also? Everywhere. What do you mean? The state is one. In Ladakh also. We'll go on our own. You recently said that New Delhi is trying to divide Kashmiri leadership, whether it is separatist or mainstream.
in small groups. Saeed Ali Shah Gilani recently has said that all the pro-India leaders should shun the path of electoral politics and come for the plebiscite movement. And after all, plebiscite front has been your baby. It is your organization which has been running it for years together. It is very good to talk of plebiscite, but it's not going to happen because one lot of water has flown down the rivers of Jhelum. Pakistan itself has realized that plebiscite is not going to take place because there are a number of conditions that have to be fulfilled for that plebiscite. One of the conditions that is very essential in that plebiscite is to appoint an administrator that will look into the conduct of plebiscite. Plebiscite has to be conducted in the part of Jammu and Kashmir that is with India, the part that is called Pakistan occupied Kashmir or Azad Kashmir, and northern territories. Now, the administrator has to be acceptable to both countries. In the past, one country would refuse, the other country would accept. So that has been our history. Second condition, which is far more difficult for Pakistan to fulfill, which is that the troops of Pakistan have to leave the territory they occupy, and a contingent of Indian Army has to go and hold that area for peace when the plebiscite has to be conducted. Now, Pakistan is not going to accept this condition. Therefore, the question they have themselves given up. Musharraf himself has said that plebiscite is not possible. We have to find a solution by talking to India, Pakistan, and the people of Jammu and Kashmir. So let us get faster to that talking frame. Okay, let it be tripartite talks. Would you postpone the electoral politics for tripartite talks and cobble together all the leadership of Kashmir, being the senior most and the towering personality of Kashmir? But I don't mind. But how do you stop development? How do you stop aspirations of the people for getting jobs? How do you stop from the government to function, to give them better schools, better health care? These are important. Government has to run. People need, the everyday needs have to be met. If there is no government, how are you going to run the state? Let's come one step down. Can you make an election manifesto together, talking to all separatist groups and making something tangible which is acceptable to all? This is something that you are suggesting. We can look into the suggestion. That is it possible that we can make a joint declaration form for the election? That can be looked into. Suggestion before my party and see what they say about it. But as far as Gilani Saab's offer of all these national parties coming together, good. It's a very good gesture. It's the first time that I think he's making a gesture. He used to always call us. He was always calling us anti-people. And if he's calling for this thing, I think it's a very good move, which all of us must consider. But I don't think we should consider it in the form of giving up election. I don't think so. I'm sure even Pakistan's Zardari Saab has also said that elections in Kashmir must take place. This offer can become the bedrock for overall unity. I think we all want to unite because it's a common cause for all of us to see prosperity of the people, to see troops go to the barracks, to see that there is no violence in here, and that Kashmir develops into really the heaven that God has given us. Do you foresee any kind of such huge political development between India and Pakistan that something will happen? Do you see as you have been so long in politics? It is very difficult to say. You see, Indian government is going to go through elections very soon. How much move they'll be able to make forward will depend on the electoral policies that they'll put forward.
You see, it is not that easy because BJP will hit them hard and on the matter of Kashmir, that they are giving Kashmir to Pakistan. Things like that they will say. They'll spread all sorts of malicious propaganda. And therefore, they have to be very careful in what they do. What will really matter is the post-election scenario in India. Because Pakistan has undergone elections. There is a government that is now there. We hope they succeed in building Pakistan. And once they stabilize and the new government comes here, there is hope that that new government will restart negotiations. But those negotiations must be fast and they must be forward-looking. We cannot have discussions which take place today and then they meet after 6 months or 8 months. That is not the thing. To discussions, would you tell us frankly that what was assured to you when you tabled the autonomy report? What transpired? You see, it was basically Deve Gowda's government that said that we are ready to give you autonomy, but let us have the document. What is autonomy? It is on their assurances that we started forming this autonomy document. By Dr. Karan Singh was our first head of this report, and then Shah Sahab completed this report. It took us time. It shouldn't have taken us, but it took us time because Dr. Karan Singh took too long to come to any conclusion. We also wanted regional autonomy, a regional autonomy where all regions, in Syrian Kashmir also there are regions. There is Shopian has its own region. So we thought, how do we blend all these regions together in the form that they feel that they are involved in the government, in whatever form it is, in Jammu, in Doda, in Rajouri, Poonch, in Kargil, in Leh. So we had that committee report also. And our present Vice Chancellor of the Kashmir University was also involved with regional autonomy. This was our concept. Then subsequently KC Pant came. No, hold on. No, I want to tell you. So when this book was ready, by then both governments had fallen. And BJP government came in. The report was ready. We put this report before them. You saw the end result of it. My mother died. We were going to leave. We were going to leave the BJP, the NDA alliance. It was not BJP, it was NDA, National Democratic Alliance. There were many parties in it, nearly 25 parties. BJP being the main party, but there were 25 other parties, constituents of the NDA. And when this was, my mother died and they came here, we had decided to quit the NDA. And it was here, right here, that they said, please, don't leave. We are going to start negotiations on this. And Panchi will be the facilitator and he will be the one who will move on this, yes. And Panchi not only discussed it with us, but even the separatists, like Shabir Shah and others, they discussed this matter. And can you imagine, the Home Minister of India, Advani ji, at that time told me very clearly in a big meeting in his office, now you have given us autonomy report, what will we give to the separatists that we are talking to? I said, you don't have to give it to me. You give it to the people of Jammu and Kashmir, so give it to them. When you talk to them, give it to them. To us, we have put this report before you. You say, okay, we are ready to give you, you take this report. They had offered chief ministership to Umar Farooq and others. How did it matter to us? You believe that they betrayed finally? I think the history of our relationship with the government of India has always been of betrayal. Why you want to continue? And why you want Where do we go? Do we go to China? No, but do we go to China? Do we go to Pakistan? Or which country do we go to? But your father used to revolt. We are revolting, but we cannot revolt against the people of India. We can revolt against the government of India, because there are people in India who want to support the autonomy. And recent meeting of Communist Party of Marxist, that is constituent of UPA, has said
that autonomy is the only solution forward in Kashmir. So we have friends in the rest of the country who are supporting autonomy. As Dr. Farooq Abdullah, after your so long a career and so long an innings fighting with New Delhi, governing Kashmir, any regrets or anything you want to share with the viewers? मुझे एहसास कमतरी कभी नहीं आया है. जिंदगी में जो लड़ना नहीं सीखे उसको जिंदगी का कोई फायदा नहीं है. इंसान तब बनता है जब वो करंट्स के खिलाफ लड़ता है. वो इंसान कभी नहीं बनता है जो दरिया की तरफ बहता जाएगा उसकी करंट के साथ. वो इंसान बनता है जो करंट के खिलाफ लड़ सके. फारूक अब्दुल्ला ने लड़ना सीखा है. मैंने कभी देना नहीं सीखा. मैंने हुकूमत को लात मारी है. जब वो ये समझते थे कि फारूक अब्दुल्ला हुकूमत का गुलाम है, मैंने उनको दिखा दिया मैं हुकूमत का गुलाम नहीं. अब की बार 2008 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप कैंपेन करेंगे या खुद लड़ेंगे या नहीं? करूँगा. खुद लड़ेंगे? खुद लड़ेंगे? कहाँ से लड़ूंगा? आप देखेंगे जब अनाउंसमेंट आएगा आपको भी पता लगेगा. यू विल फाइट? आई विल फाइट इलेक्शन. यस. अच्छा, एक सवाल. मुजफ्फर बेग साहब हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद आपसे मिलने के लिए आए. आपने उस वक्त जब उनसे प्रेस वालों ने पूछा, उन्होंने कहा ये कर्टसी कॉल थी. What transpired between you and him? Soon after they took over and he came here, he came to Gupkar to meet you. He respects to me. I wished him well. I said, now you have come. Good to the people of Kashmir. Where we may have failed, maybe you succeed in giving them what they want. उसने कई मीडिया में ये कहा था कि डॉक्टर फारूक ने मुझसे ये कहा कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं चलाना. फारूक अब्दुल्ला किसी के खिलाफ नहीं है कि मुझे केस चलाएंगे. इन्होंने औकाफ ले लिया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला इसमें से पैसा खा गया है. आज 3-4 साल हो गए, एक पैसा का खुर्द बुर्द ये फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं दिखा सके. इन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला ने वो जो है सलाल प्रोजेक्ट से पैसा बना लिया बगलिहार से. मैंने कहा दिखाइए मुझे, मैंने कौन सा पैसा बना लिया. मैं कभी डरता नहीं हूँ. मैं सिर्फ डरता हूँ तो एक अल्लाह से डरता हूँ बस. इल्ज़ामात को छोड़कर आपको नहीं लगता है कि जब भी आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यू हैव बीन सो बेनेवलेंट to certain friends, to certain bureaucrats, to certain people of giving them employment that you can be only paralleled with some medieval king? मेरा एक असूल रहा है कि इंतकाम लेना अल्लाह का काम है. मेरा काम माफ़ करना है. जिनने मुझे छुरियां भी मारी मैंने उन्हें भी माफ़ किया. मैंने सीने से लगाया. जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जितना कुछ कह सकते थे कहे, वो दिलावर मीर हो, वो हसन मीर हो, वो जितने भी ये लीडर आज घूम रहे हैं, मेरे दफ्तर में इस तरह खड़ा रहते थे. मैंने कभी इंतकाम इनसे नहीं लिया, बल्कि हर वक्त यही पूछा मैं आपकी ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ. जब पीडीपी के सिर्फ 2 मेंबर थे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा अपनी जमात में रहो. कोई तो हमें अपोज करे, हम गलती करें, कोई तो हमें बताए कि हम गलती कर रहे हैं. हाँ, अगर आपकी कोई मुश्किलात है मुझे बताइए. मैं अपने असेंबली मेंबर्स को कम वक्त देता था. जो मेरे खिलाफ मेंबर थे मैं उनको ज़्यादा वक्त देता था कि उनको ये ना लगे दिल में कि फारूक अब्दुल्ला हमसे इंतकाम ले रहा है. आज हालत बिल्कुल उससे अपोजिट है. वो मुफ्ती साहब हों या आज के साहब हों, इनसे जितना इंतकाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के खिलाफ ले सके उन्होंने लिया. हमारे साथ भी है, लेते जाएं जितना इंतकाम. इंतकाम से कुछ नहीं निकलेगा. क्या आपको लगता है 96 में जो आपने हुकूमत संभाली, जो आपका 6 साल का दौरे इक़्तिदार रहा, आपको कहीं जहन के किसी गोशे में लगता है कि आपने बड़ी पावर्स दिए थे टास्क फोर्स को और पुलिस को, उन्होंने बहुत क्विल किया कश्मीरियों को, वो रेस्पाइट मिला मुफ्ती के वक्त? डू यू फील? आई डोंट थिंक सो. देखिए 96 को देखिए और आज देखिए. 96 में अगर आप देखें 4 बजे दुकानें बंद हो जाती थी.
दूल्हा जो है सुबह सुबह जाता था और 12 बजे से पहले अपनी बीवी को घर ले आता था। डर था, हर जगह कहीं बम फटता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कत्ल होते थे। वो जो हमने वो 6 साल गुजारे, ये उन 6 साल की मेहरबानी है कि आज आपको यहाँ अमन दिखता है। उस वक्त आपको बीजेपी का झंडा दिखता यहाँ उड़ता हुआ, आपको नेशनल फ्लैग दिखता सिर्फ 2 जगह पे, एक सेक्रेटेरिएट पे और एक ये जो यहाँ पर है वो हाई कोर्ट है वहाँ पे, और कहीं नहीं दिखता था। या आर्मी के या गवर्नर के घर पे दिखता था जो पहाड़ के ऊपर है, और कहीं नहीं दिखता था। कोई कांग्रेसी दिखता था आपको कैंपेन करते? 2002 में देखिए सारी जमातें आ गई। वो उसका नतीजा था जो खून हमने बहाया था अपने वर्कर्स का, जो मेरे मिनिस्टर्स और एमएलए की जानें कुर्बान की थी हमने अमन लाने के लिए। आज की डेट में आपको कांग्रेस के साथ कोई राब्ता है, मरकजी कांग्रेस के? क्या राब्ता रखूंगा? मैं बोलता हूँ इतिहाद के हवाले से, नहीं, कोalition के हवाले से। नहीं, कोई राब्ता नहीं। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और कुछ नहीं। You have been very friendly with Azad. कोई reason? It is not that I have been friendly with Azad. Azad has been kind enough to my party members. What our great man Mufti, the way he prosecuted and persecuted National Conference workers and got them eliminated through Hizbul Mujahideen in various places, he did not do that. We breathed a sigh of relief when he came in, for he did not do what Mufti had done. If Mufti had remained, he would have hanged even Farooq Abdullah. डॉक्टर फारूक साहब, जो अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्हीं के कैबिनेट कुलीग फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह कंधार जा रहे थे प्लेन में लेके मिलिटेंट्स को, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस सारी डेवलपमेंट से बेखबर था, और उन्होंने आपके बारे में भी ये कहा है कि जब आपने ऑटोनॉमी रिपोर्ट सबमिट किया तो आपने उस पर उतना स्ट्रेस नहीं दिया, आप जोर नहीं दे रहे थे। असल में क्या बात? एक असली बात तो ये है कि या तो इनकी यादाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। अगर आप देखें तो इन्होंने ब्लैकवेल के बारे में भी कहा कि साहब एम्बेसडर ब्लैकवेल अमेरिका के थे, मैं उनसे पास आया कि पाकिस्तान पे ये ज़ोर लगाओ कि वो जो जहाज़ हाईजैक किया गया है इसके बारे में। तो ब्लैकवेल ने कहा भाई मैं एम्बेसडर ही नहीं था। तो एक तो वो साफ़ हो जाए, कुछ इनकी कुछ ज़रा थोड़ी सी ठीक, और उम्र में कुछ ठीक होना भी है, मैं समझता हूँ यादाश्त थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाती है। जहाँ तक सवाल है हमने ज़ोर नहीं लगाया, अगर हमने ज़ोर नहीं लगाया होता तो फिर वो आए क्यों थे यहाँ जब मादर मेहर गुजर गई और हमसे कहने लगे कि साहब हम इस पे बातचीत करेंगे। एक तो ये है, या तो हमें धोखा देना चाहते थे, और दूसरा जब वो ये कहते हैं कि जसवंत सिंह जी इनको ले गए और मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे हैरानी इस बात की है कि ख़ुद उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं जब ये कैबिनेट में फैसला हुआ तो ये वहाँ शामिल थे। अब या तो जॉर्ज फर्नांडिस गलत फहमी में या अपने अडवाणी जी गलत फहमी में। अब आप खुद ही आप या जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं वो खुद इसका बताएं कि सच्चाई इसमें कितनी है, क्या सच बोल रहे हैं। हैरान मैं इस बात का हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे तीनों पे केस चल रहा है, कोर्ट में केस है, उनको ये कंधार ले गए जिन्होंने हजार डाले, और कहते हैं वो जो हमारा वहाँ बैठा हुआ है कहते हैं पार्लियामेंट पर इस पर हमला किया गुरु, कहते हैं जी उसको फांसी दो। अच्छा, उसने फांसी दी जिनने मारे हैं, उनके इसका इंतजार करें, इसको कर रहे हैं। तो मुझे कुछ हैरानी ये कैसे मुल्क को चला रहे हैं, इनका मकसद क्या है? आप पे कोई दबाव आया कि आप इनको रिलीज कर दीजिए जेल? हजूर मैंने इतनी सख्त लड़ाई की इनसे, मैंने कहा कर क्या रहे हो, कोर्ट केस है,
और कोर्ट, अच्छा इनको पार्लियामेंट का अटैक तो याद रहता है, असेंबली याद नहीं रहती है इनको। हमारी असेंबली में भी हमला हुआ, वहां 10 मर गए, यहां 40 मर गए, वो इनको याद नहीं रहता। वो किताब में कहीं भी आपको मेंशन नहीं आएगा हमारी असेंबली का। तो ये क्या है, किस चीज को ये डिफेंड कर रहे हैं, कहां सच्चाई है इनकी? उस वक्त जब आपने इनको कहा कि हम रिलीज नहीं करेंगे, इन्होंने क्या कहा आपसे? मैंने जनाब, Who was talking to you at that time? the raw chief and all band of men who came to take these people, they bought a jet to take them. And I told them that you are doing something against the law. The case is in the court, and it is still in the court. That case has not been dismissed. I would like Advani ji to answer to the people of India. What about that case that is still in the court? And you want that guru to be hanged? Coming to the lighter side, is Farooq Abdullah still young at heart? क्या आज भी आप दिल से जवान हैं, फाइटिंग फोर्स अभी है और the light has gone? मैं जब तक अल्लाह ताला मुझे जिंदा रखेगा, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। मैं कभी, न मेरा अंदाज बदलेगा, न मेरा रास्ता बदलेगा, न मेरा तरीका बदलेगा। Thank you very much.